नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होकर पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आज वापस एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है राजस्थान के एग्जाम में, जो कि एक बड़ा योगदान रखती है एग्जाम, रीट एग्जाम। और रीट एग्जाम का आज मैंने अखबार में जब मैं सुबह मॉर्निंग में पढ़ रहा तो मैंने देखा कि उसका जो डेट है उस डेट को लेकर थोड़ी सी विवादों की बातें चल रही थी, लेकिन वो अब बिल्कुल क्लियर होती दिखाई दे रही है, बिल्कुल साफ होती दिखाई दे रही है कि ये जो एग्जाम है ये 25 को ही होगी। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप अफवाहों पर ध्यान मत दो, बाहर की बातों पर ध्यान मत दो। यदि बाहर की बातों पर आपने ध्यान दिया आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे, ये मेरा दावा है आपके साथ। लेकिन यदि आपने बाहर वाले लोगों को इग्नोर किया और अपने मन के हिसाब से आप चले तो ये श्योर आप मान के चलो कि आपकी एग्जाम के हिसाब से आपकी तैयारी होगी और आप एक अच्छा सिलेक्शन लेकर जाओगे। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे जनजातियों की श्रेणी में एक अगली जनजाति है जिसका नाम है सहरिया जनजाति। अच्छा, सबसे पहले तो ध्यान रखना कि सहरिया जो शब्द है ये फारसी के शहर शब्द से बना है। सहरिया फारसी के शहर शब्द से बना है और शहर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल। और जब जंगल की बात आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, जब जंगल की बात आएगी तो जंगल की बात पर आपको ध्यान रखना है कि ये आदिम और पिछड़ी जनजाति है। आदिम पिछड़ी जनजाति का मतलब क्या होता है? जो कि एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत पीछे है, नियम को कानूनों को कम फॉलो करती है, अपने स्तर पर ही अपने कार्य कर लेती है, तो इसलिए इसे पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत रखा गया है। कर्नल जेम्स टोड, मैंने कहा था कि कर्नल जेम्स टोड की एक अलग कहानी है। ये ऐसे इतिहासकार है, ये हर चीज के बारे में कुछ अलग ही बताते हैं। कैसे बताते हैं मेरे दोस्तों? यदि हम पहली बात करें, मैंने मीणाओं के बारे में कहा था, तो मीणा जो है इन्होंने बताया कि मीणाओं की जो उत्पत्ति है वो काली खो की पहाड़ी से। किससे? काली खो की पहाड़ी से। जबकि भीलों की उत्पत्ति उन्होंने बताई कि वो वनपुत्र हैं, जबकि भील मानते कि हम शिव के वंशज है और मीणा मानते कि हम मत्स्य अवतार से हमारा उत्पत्ति हुई है। ऐसा ये बिल्कुल नहीं मानते, ये बिल्कुल डिफरेंट मानते हैं। अच्छा, उनके बारे में कहा कालिको, इनके बारे में कहा वनपुत्र, और गरासियों के बारे में क्या कहा? गवास यानी सर्वेंट। और अब हम बात कर रहे हैं किसकी? शहरियों की। तो शहरियों की उन्होंने क्या कहा है कि इनको एक रोटी खिला दो, इन्हें एक रोटी खिला दो, ये जीवन भर याद रखेंगे। कितनी शानदार बात की है दोस्तों। क्या कहा है कि गरासियों को एक रोटी खिला दो, ये हमें जीवन भर याद रखेंगे। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। अच्छा, सहरिया जनजाति शहर में नहीं रहती, बाहर रहती है। बाहर मतलब बारा। सहरिया शहर में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, मतलब कि बारा में रहते हैं। और बारा की किशनगंज और शाहाबाद तहसील में रहते हैं। अच्छा, किशनगढ़ अलग है। किशनगढ़, जब मैं किशनगढ़ बोलूंगा तो सावंत सिंह याद हो जाना चाहिए। सावंत सिंह बोलूंगा तो नागरीदास बोलूंगा तो बणीठनी बोलूंगा तो एरिक डिक्सन बोलूंगा तो भारत की मोनालिसा। कितनी चीजें बता दी मैंने दोस्तों, ये चित्रकला से संबंधित है। अच्छा, मैं चित्रकला का ही टॉपिक लेने वाला हूं अगला, ठीक है ना? तो ध्यान रखना। देखिए कौन कौन सी चीज बताई मैंने। किशनगढ़ कहा, किशनगंज कहा, जो किशनगढ़ नहीं कर देना है आपको। किशनगंज और शाहबाज, ये 12 की क्या है मेरे दोस्तों? पंचायत समितियां हैं, और यहां पर सर्वाधिक पाई जाती हैं। और शहरियों के 50 गोत्र हैं यहां पर। कितने गोत्र हैं? 50। अब देखिए समझिए, एक तो है किशनगंज और एक है किशनगढ़। ये तो हो गया किशनगंज और ये हो गया किशनगढ़। ये अजमेर और ये 12, यहां पर सहरिया, और यहां पर मेरे दोस्तों बणी ठणी। सावंत सिंह के शासनकाल में इसकी प्रेमिका थी रसिक बिहारी, उसे ही कहा गया बणी ठणी। ध्यान रखना, इसका जो निहाल चंद चित्रकार ने इसका क्या करवाया था? चित्रकार ने चित्रण करवाया था। दूसरा, इस बणी ठणी के बारे में एरिक डिक्सन ने क्या कहा? एरिक डिक्सन ने नागरीदास भी यहां से प्रसिद्ध है, नागरीदास, ध्यान रखना। और एरिक डिक्सन ने इसको कहा भारत की मोनालिसा। तो ध्यान रखना, ये दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है, ठीक है ना? चलिए अब हम बात करेंगे सहरिया जनजाति की।
सहरिया। सहरिया जनजाति की जब हम बात करेंगे तो ध्यान रखना कि सहरिया शब्द, पहली लाइन अब मैं बता रहा हूं आपको कि सहरिया शब्द फारसी के शहर शब्द से मिलकर बना है। शहर शब्द से मिलकर बना है। अच्छा, इसका शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। देखो, सहरिया शब्द फारसी के शहर शब्द से मिलकर बना है, और शहर शब्द से अगर मिलकर बना है तो इसका शाब्दिक अर्थ तो होगा कुछ ना कुछ। इसका शाब्दिक अर्थ होगा जंगल। क्या है? जंगल। और ध्यान रखना, सहरिया जनजाति, सहरिया जाति आदिम पिछड़ी जनजाति है। पिछड़ी जनजाति है, यानी कि ये हर क्षेत्र में पीछे है। या एजुकेशन का क्षेत्र मान के चलो, या कानूनी क्षेत्र मान के चलो, कोई भी जो क्षेत्र आप मान के चलोगे, उन क्षेत्रों में ये बिल्कुल पीछे मानी जाती है। इसके बाद अगली बात अगर करेंगे तो सहरिया सर्वाधिक कहां पर निवास करती है? तो सहरिया जनजाति, देखो, सहरिया शहर में नहीं रहते, सहरिया रहते हैं बाहर। तो बाहर यानी कि बारा। सहरिया जनजाति बारा की किशनगंज एवं शाहबाद पंचायत समिति में निवास करती है। देखिए, सहरिया जनजाति बारा की किशनगंज एवं शाहबाद जो है पंचायत समिति है, उस पंचायत समिति में क्या करती है दोस्तों? निवास करती है। दूसरों मेरे मुन्ना ध्यान रखना, आपको क्या ध्यान रखना है, गौर से समझिएगा यहां पर कि जो जनजाति है कौन सी? सहरिया। कौन सी जनजाति है? सहरिया। यदि सहरिया जनजाति की मैं बात करूंगा तो इसके बारे में कर्नल जेम्स टॉड, कौन से टॉड? कर्नल जेम्स टॉड। देखिए, कर्नल जेम्स टॉड क्या कहते हैं कि इन्हें एक रोटी खिला दो, एक रोटी खिला दो, ये आपको जीवन भर याद रखेंगे। यानी कि इनका कहना है कि सहरिया जब एक रोटी खिला देते हैं तो ये जीवन भर याद रखते हैं। जीवन भर का मतलब ये इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे, ये इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे, इस एहसान को हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि उन्हें एक रोटी खिला दी आपने। तो ये बात जो कही, ये बात किसने कही मेरे दोस्तों? कर्नल जेम्स टॉड ने कही। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं मुन्नाओं। देखिए दोस्तों, अब अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, शहरियों के कुल 50 गोत्र हैं। कुल कितने गोत्र हैं? 50 गोत्र, पहली बात। दूसरी बात मेरे मुन्नाओं कि पुरुष मुखिया होता है, पुरुष मुखिया होता है तथा एक से अधिक क्या कर सकते हैं? शादी कर सकते हैं, एक से अधिक शादी कर सकते हैं, लेकिन इनको वधू मूल्य चुकाना होता है। ध्यान रखिएगा। देखिए, सहरिया
शहरिया जनजाति में पुरुष मुखिया एवं पुरुष मुखिया होता है, ऐसा लिखिए, मुखिया होता है एवं एक से अधिक विवाह कर सकता है, परंतु लग गया, शहरियों में पुरुष मुखिया होता है और मुखिया होने के साथ साथ मेरे मुन्नाओं राजा महाराजाओं की तरह एक से अधिक विवाह कर सकता है, परंतु वधू मूल्य चुकाना पड़ता है, वधू मूल्य चुकाना पड़ता है। यानी कि मान लो किसी स्त्री का विवाह हो चुका, जैसे समझिएगा ये एक कपल है, इस स्त्री और पुरुष का क्या हो चुका मेरे दोस्तों, विवाह हो चुका, और यहां पास में ही कोई दूसरा एक पुरुष है और ये पुरुष इस स्त्री को देखता है और ये स्त्री और पुरुष दोनों की नैन मिलते हैं, आंखें मिलती है और दोनों के मध्य प्रेम प्रसंग बढ़ता है, और स्त्री कहती है कि मैं तो इसके साथ नहीं रहूंगी, मैं तो किसके साथ रहूंगी, इसके साथ विवाह करूंगी। अच्छा, ये इसके पास चली जाती है, इससे विवाह कर लेती है, लेकिन ये जो द्वितीय पति है ये प्रथम पति को कुछ मूल्य देता है जिसके कहते हैं झगड़ा राशि, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा यहां भी वधू मूल्य चुकाना पड़ता है। यार भाई, एक से अधिक आप विवाह करोगे तो ऐसे ही हो जाएगा क्या? नहीं, हो सकता है कोई शादीशुदा स्त्री हो और वो शादीशुदा स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पति से विवाह कर ले तो उसको कुछ ना कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है। अर्थात यहां पर विवाह के लिए पैसा किसको देना पड़ता है? पुरुष को देना पड़ता है, ना कि स्त्री को देना पड़ता है। देखिएगा इसके बाद इनका प्रमुख भोजन ज्वार, मक्का एवं बाजरे की रोटी, ठीक है ना, ज्वार, मक्का और बाजरे की रोटी, ठीक है ना, ये तो फिक्स है, ज्वार, मक्का और बाजरे की रोटी, और ये कांदे की सब्जी बनाते हैं, कांदे मतलब प्याज की सब्जी। भाई साहब, इनकी भाषा में मैं इसको कहूंगा कांदा, ठीक है ना, कांदा। अच्छा, विवाह के समय भोजन, विवाह के समय ये बनाते हैं लापसी व चूरमा। विवाह के समय इनका प्रमुख भोजन कौन सा हो जाता है? लापसी व चूरमा। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गौर से समझिएगा। कुल कितने गोत्र? 50 गोत्र, ठीक है ना। इनके मुखिया कौन होता है? पुरुष। दूसरा ध्यान रखना, एक से अधिक विवाह कर सकते हैं। आप करके बताओ एक बार, आपकी टांगे नहीं टूट जाए तो, लेकिन इनके कर सकते हैं, ठीक है ना। और वधू मूल्य चुकाना पड़ता है, और प्रमुख भोजन इनका ज्वार, मक्का, बाजरे की रोटी और प्याज यानी कांदे की सब्जी, और लापसी व चूरमा जो बनाया जाता है वो विवाह के समय बनाया जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, इनसे संबंधित शब्दावलियां, ग्रासियों से संबंधित जो शब्दावलियां हैं उन शब्दावलियों की अगर आप बात करें हम, तो देखिएगा ग्रासियों से संबंधित शब्दावलियां, एक एक चीज ध्यान रखना मेरे मुन्नाओं। एक तो है टापरी,
टापरी के बाद मेरे दोस्तों आ जाएगा सहरोल, फिर हो जाएगा सहराना, सहराना के बाद आएगा कोतवाल, फिर आएगा गोपना, गोपना के बाद आएगा वाल्मीकि, ठीक है ना। इसके बाद मेरे मुन्ना आएगा तेजाजी, फिर आएगा कोडिया, फिर आएगा धारी संस्कार, ठीक है ना। ये कुछ इनसे संबंधित शब्दावलियां हैं। फिर आएगा पंचपाइया, एकादशिया, पंचापाई, एकादशिया और चौरासिया। ये इनसे संबंधित क्या है, शब्दावलियां हैं मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब देखो मेरे मुन्नाओं, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि टापरी कहते हैं घरों, टापरी किसको कहते हैं, घरों को, ठीक है ना। सहरोल मेरे दोस्तों, सहरोल, सहरोल शहरियों के गांव को, शहरियों के गांव को, शहरियों के गांव को। अच्छा सहराना, देखिए सहरोल कहते हैं गांव को और सहराना कहते हैं बस्ती को, बस्ती, ठीक है ना, बस्ती को। कोतवाल इनके मुखिया को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, मुखिया को। गोपना इनके कहा जाता है झोपड़ी, ठीक है ना, पेड़ों पर बनी झोपड़ी, ऐसे लिख लेना, पेड़ों पर बनी झोपड़ी। वाल्मीकि इनके आदि गुरु, इनके आदि गुरु कौन है मेरे दोस्तों, वाल्मीकि। तेजाजी, यदि तेजाजी की मैं बात करूंगा तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, तेजाजी क्या हो गए इनके, तेजाजी इनके लोक देवता हो गए, लोक देवता। अभी अभी मैंने पढ़ाया था आपको तेजाजी, यानी कि कह सकते हैं मेरी पिछली वीडियोस में आप देख सकते हो तेजाजी के बारे में। अच्छा कोडिया की बात करें तो कोडिया इनकी लोक देवी हो गई, लोक देवी। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन यहां पर देख लेना पंचापाई यानी 5 गांव की पंचायत, 5 गांव की पंचायत। एकादशिया 11 गांव की पंचायत, पंचायत। चौरासिया 84 गांव की पंचायत। और अब बचा है धारी संस्कार। देखो धारी संस्कार बिल्कुल डिफरेंट माना जाता है, धारी संस्कार का एक अलग ही महत्व है। देखिए धारी संस्कार जो है मेरे मुन्नाओं, वो धारी संस्कार मृत्यु होने के बाद उसकी जो अस्थि राख को लाया जाता है, अस्थि राख को आंगन में रखकर उसको ढक दिया जाता है। और फिर कहते हैं कि मॉर्निंग में जब देखते हैं, सुबह जब देखते हैं, जिस जानवर के उसमें पंजे मिलते हैं पैरों के, ऐसा माना जाता है उसी योनि में उन्होंने क्या लिया, जन्म लिया। उसे क्या कहा जाता है, धारी संस्कार, ठीक है ना। यानी कि जन्म योनि का, मरने के बाद, मृत्यु के बाद जन्म योनि का पता लगाने के लिए, जन्म योनि का पता लगाने के लिए इस संस्कार को किया जाता है। समझिएगा, पहला टापरी घर, टापरी कहते हैं शहरियों के घर, सहरोल शहरियों का गांव, ठीक है ना, सहराना बस्ती, कोतवाल मुखिया, गोपना झोपड़ी जो पेड़ों पर बनी होती है, वाल्मीकि आदि गुरु, तेजाजी, तेजाजी इनके लोक देवता है ना, ध्यान रखना। इसके बाद कोडिया इनकी लोक देवी। धारी संस्कार, धारी संस्कार मृत्यु के बाद योनि का जो पता लगाते हैं, मतलब तीसरे दिन जो इसकी अस्थि राख लाई जाती है, उस अस्थि राख को आंगन में बिछाकर और उसको ढक दिया जाता है, और जिस जानवर के उस पर पैर मिलते हैं उसे कहते हैं धारी संस्कार। पंचापाई 5 गांव की पंचायत, एकादशिया 11 गांव की पंचायत और चौरासिया 84 गांव की पंचायत। ध्यान रखना दोस्तों। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं आगे।
अब देखिए मेरे दोस्तों, देखो ध्यान रखना, अगर बात करें इनके मेलों की, तो मेलों में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है मेरे मुन्नाओं। मेलों में आपको ध्यान रखना है कि सीतावाड़ी केलवाड़ा, केलवाड़ा सीतावाड़ी जो बारां में है, बारां में एक मंदिर है वाल्मीकि का, आदि गुरु जो है वाल्मीकि। यहां पर प्रतिवर्ष मेला लगता है ज्येष्ठ अमावस्या को, और यह शहरियों का लक्की मेला कहा जाता है। शहरियों का क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? लक्की मेला कहा जाता है। तो देखिएगा, सीतावाड़ी केलवाड़ा बारां, ध्यान रखना, यहां पर प्रमुख मेला, यहां पर प्रमुख मेला लगता है। और यह प्रमुख मेला लगता है कहां पर? वाल्मीकि मंदिर, जो कि कौन है इनके? आदि गुरु। लगता कब है मेरे दोस्तों? ज्येष्ठ अमावस्या, अमावस्या। और ध्यान रखना, यहां पर जो शहरिया है वो शहरिया लाखों की भीड़ में, कितने की भीड़ में मेरे मुन्नाओं? लाखों की भीड़ में क्या करते हैं? एकत्रित होते हैं। इसलिए इसे शहरियों का लक्की मेला कहा जाता है। शहरियों का लक्की मेला, शहरियों का क्या कहा जाता है? लक्की मेला कहा जाता है। शहरियों का लक्की मेला कहा जाता है किसको? सीतावाड़ी केलवाड़ा में जो मेला लगता है आदि गुरु वाल्मीकि का, उसे कहा जाता है शहरियों का लक्की मेला। इसके बाद ध्यान रखिए, इनके प्रमुख जो, एक चीज और ध्यान रखना बेटा, रेजा, एक इनके एक शब्द है रेजा। रेजा ये विशेष प्रकार का कपड़ा, विशेष प्रकार का कपड़ा जिसे स्त्री पहनती है, जिसे स्त्री पहनती है। अच्छा, इनके प्रमुख नृत्यों की अगर मैं बात करूं, इनके प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं, तो प्रमुख नृत्य भी देख लीजिएगा साथ में। प्रमुख नृत्य, प्रमुख नृत्य एक तो हो गया होली, दूसरा हो गया झेला, ठीक है ना? होली, झेला, लहंगी, इंद्रपुरी और शिकारी। होली, झेला, लहंगी, इंद्रपुरी और शिकारी, ठीक है ना? और क्या हो जाएगा? शिकारी। देखिएगा दोस्तों, अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर देखिए नीचे दिख रहा है ना सबको, है ना? देखिए इधर इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे नीचे। होली, होली की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि होली की मैं बात करूंगा तो ये होली पर किया जाने वाला नृत्य, होली पर किया जाने वाला नृत्य। झेला, ये जो झेला नृत्य है, होली के दूसरे दिन ये नृत्य किया जाता है। होली के दूसरे दिन जो नृत्य किया जाता है इसको कहते हैं झेला, ठीक है ना? होली के दूसरे दिन, होली के दूसरे दिन। लहंगी, 80 कड़ीरों घाघरों पहनकर स्त्रियों के द्वारा, किसके द्वारा? स्त्रियों के द्वारा। इंद्रपुरी, इंद्र देवता की याद में, इंद्र देवता को खुश करने के लिए। और शिकारी, इसमें शिकार का प्रदर्शन होता है, शिकार का प्रदर्शन, ध्यान रखना। देखिएगा मेरे मुन्नाओं, एक बार वापस रिवाइज करता हूं, फिर इसी में अपनी अगली जो जनजाति है वो स्टार्ट करते हैं अपन। सांसी जनजाति, छोटी सी जनजाति है, हो जाएगी जल्दी से पूरी। देखिएगा, सीतावाड़ी, ये सीतावाड़ी कहां पर है? बारां में, केलवाड़ा में, ठीक है ना? यहां पर इनका प्रमुख मेला लगता है, और प्रमुख मेला जो लगता है वो वाल्मीकि मंदिर, वाल्मीकि मंदिर पर लगता है। आदि गुरु इनके माने जाते हैं, आदि गुरु इनके माने जाते हैं, और वाल्मीकि मंदिर पर यह मेला लगता है। अच्छा, कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या को।
कब लगता है मुन्नाओं? ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, शहरियों का लक्खी मेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शहरियों का लक्खी। अच्छा, लक्खी क्यों कहा जाता है? देखिए, कैला देवी ऐसी माता है जिसके दोनों टाइम, दोनों नवरात्रों में जो मेले भरते हैं वो लक्खी मेले होते हैं, क्योंकि यहां पर लाखों की भीड़ में लोग क्या करते हैं? दर्शनार्थ हेतु आते हैं, यानी कि यात्रीगण आते हैं, इसलिए इसे कहते हैं लक्खी मेला। इसके बाद ध्यान रखना रेजा। ये रेजा मैंने उसमें नहीं लिखाया था शब्दावलियों में, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं मेरे मुन्नाओं कि ये रेजा जो है ये विशेष प्रकार का एक कपड़ा होता है जो स्त्रियां इसको पहनती है। स्त्रियों का ही पहनने का काम कपड़ा है ये, ठीक है ना, पुरुष नहीं पहन सकते इसको, ध्यान रखना। इसके बाद देखिए इनके प्रमुख नृत्य भी मैंने यहां पर आपको बता दिए हैं। प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? एक तो है प्रमुख नृत्य होली। होली जो है ये होली पर किया जाने वाला नृत्य है। झेला होली के दूसरे दिन किया जाने वाला है, जो स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। लहंगी ये 80 कड़ीरो घाघरों पहनकर किया जाता है। इंद्रपुरी, भगवान इंद्र देवता जो है उस इंद्र देवता को रिझाने के लिए। इधर शिकारी नृत्य जो है ये शिकारी नृत्य यानी शिकार का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें शिकार का प्रदर्शन किया जाता है शहरिया जनजाति के लोगों के द्वारा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगली जनजाति देखते हैं इसी में। चलिए देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक जनजाति है जिसका नाम है सांसी। और सांसी की जब हम बात करेंगे, सांसी जनजाति की, तो ये सांसी जनजाति ये अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? सांसमल नामक व्यक्ति से मानते हैं। अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं मेरे दोस्तों? सांसमल नामक व्यक्ति से मानते हैं। और सर्वाधिक राजस्थान में ये निवास कहां करती है गुरुजी? तो सर्वाधिक निवास ये करती है भरतपुर में। भरतपुर वाला जो क्षेत्र है उस भरतपुर में सर्वाधिक ये निवास करती है। दूसरा, जैसे सबकी दो दो उपजातियां थी, जैसे सबकी दो दो उपजातियां थी, सेम ऐसे ही इनकी दो उपजातियां हैं। एक तो है बीजा और एक है माला। बीजा और माला इनकी दो उपजातियां हैं। इधर ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि इस जनजाति में जो विवाह किया जाता है, इस जनजाति में जो विवाह किया जाता है वो विवाह ऐसे नहीं किया जाता कि अपने तरह लड़का लड़की को पसंद कर लेता है, फिर बाद में रस्में होती है, लगन, टीका, मंडप, भात वगैरह, फिर फेरे वगैरह होते हैं। नहीं, इनके नारियल की गिर्री जो होती है उन नारियल की हरी गिर्रियों को आपस में आदान प्रदान करके और इस विवाह को संपन्न कर दिया जाता है। दूसरा मेरे मुन्नाओं ये घुमक्कड़ प्रकार की जनजाति है। घुमक्कड़ प्रकार की मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसती है, यानी विचरण करने वाली जनजाति है। विचरण करने वाली जनजाति कौन सी है? सांसी जनजाति। इसके बाद ध्यान रखना ये मेरे दोस्तों मांस और मदिरा का सेवन सर्वाधिक करते हैं। मांस और मदिरा का सेवन करते हैं। इसके बाद ध्यान रखना कि अंतरगोत्रीय विवाह और विधवा विवाह इनके नहीं होता। एक तो ध्यान रखना कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं करते। जैसे आजकल नॉर्मल हो गया है कि खुद का गोत्र देखते हैं, पापा और खुद का तो एक होगा, अच्छा मम्मी का देखते हैं, दादी का देखते हैं, नानी तक का भी देखते हैं, मतलब 3 गोत्र जो हैं वो देखते हैं। और फिर अगर वो गोत्र नहीं मिलते हैं तब विवाह किया जाता है। लेकिन इनके वो अंतरगोत्रीय विवाह इनके भी नहीं होता। एक विधवा विवाह नहीं होता। यदि कोई विधवा हो गई तो विधवा विवाह होता और किसके नहीं है? राजपूतों के नहीं होता। आपको पता होना चाहिए, राजपूतों के विधवा विवाह नहीं होता, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों कि एक इनकी रस्म होती है कुकड़ी रस्म। कौन सी रस्म? कुकड़ी रस्म। ये खतरनाक रस्म है। विवाह से पूर्व ये रस्म होती है मेरे मुन्नाओं। और विवाह से पूर्व जो ये रस्म होती है, इस रस्म की मैं बात करूं तो इस रस्म में जो लड़की होती है उस लड़की की परीक्षा ली जाती है कि लड़की पवित्र है या नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि आजकल ये ऐसा सीन चल रहा है कि आधुनिक देवियां बहुत बनाकर रखते हैं लड़के, आधुनिक देवियां बनाकर रखते हैं और आधुनिक देवियां जो हैं बाद में जाके परेशान करती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुकड़ी रस्म यहां पर है जो कि स्त्रियों के, लड़कियों के लिए है ना। लड़कियों की परीक्षा ली जाती है, उसके बाद विवाह किया जाता है। यदि कोई फॉल्ट मिलता है, कोई भी
परेशानी उसमें दिखाई देती है, समस्या दिखाई देती है, तो उससे उसका विवाह नहीं होता। दूसरा आपको ध्यान रखना है, नीम, पीपल और बरगद को ये भगवान मानकर पूजते हैं, जबकि ये किसी और अन्य भगवान को नहीं पूजते। और अन्य भगवान को मानकर पूजते नहीं है, ये सिर्फ नीम, पीपल और बरगद के वृक्ष को ही पूजते हैं। होली, दिवाली इनके मुख्य त्योहार है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछेगा सीधा सीधा कि ऐसी जनजाति कौन सी है जो चोरी को विद्या मानती है, और चोरी को विद्या मानती कौन सी जनजाति? सांसी जनजाति। चलो मुन्ना, अब देखो सांसी जनजाति। ध्यान रखना, पहली बात, ये अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं मुन्नाओ? सासमल नामक व्यक्ति से मानते हैं। पहली बात, ये अपनी उत्पत्ति सासमल नामक व्यक्ति से मानते हैं। दूसरी बात, ये अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? सासमल नामक व्यक्ति से मानते हैं। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, सर्वाधिक कहां पर निवास करते हैं? सर्वाधिक भरतपुर, राजस्थान में निवास करती है। ठीक है ना, ये मतलब को कोई दिक्कत नहीं, भरतपुर में निवास करती है। ठीक है ना, भरतपुर में निवास करती है। दूसरा आप लिखो कि यह जनजाति घुमक्कड़ प्रकार की जनजाति है। घुमक्कड़ प्रकार की जनजाति है। और घुमक्कड़ प्रकार की जनजाति होने के साथ साथ ही इसे कह सकते हैं अपन जंगलों में विचरण करने वाली। जंगलों में विचरण अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इधर देखो, इनकी दो उपजातियां, और दो उपजातियां कौन कौन सी है? एक तो है मुन्ना बीजा, और दूसरी कौन सी है? माला। एक तो हो गई कौन सी? बीजा, और एक हो गई माला। इनकी दो उपजातियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। एक चीज और लिख लेना यहीं पर ही, इस जनजाति के लोग मांस एवं मदिरा का सेवन करते हैं। मांस एवं मदिरा का सेवन करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो, अगली बात, इस जनजाति में विवाह नारियल की गिर्रियों का आदान प्रदान करने से हो जाता है। आदान प्रदान करने से होता है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो जनजाति है, इस जनजाति में अंतरगोत्रीय विवाह, इसमें अंतरगोत्रीय विवाह
अंतरगोत्रीय विवाह और एवं विधवा विवाह निषेध है या निषेध माना जाता है ये चोरी को विद्या मानते हैं, चोरी को विद्या मानते हैं। चोरी को क्या मानते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये विद्या मानते हैं। इसके बाद ध्यान रखना मेरे मुन्नाओं, इनकी एक रस्म होती है कुकड़ी रस्म। और यदि मैं कुकड़ी रस्म की बात करूं तो आपको ध्यान रखना है, ये कुकड़ी रस्म जो है विवाह से पूर्व लड़की की परीक्षा ली जाती है। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो है वो है मेरे दोस्तों क्या? कुकड़ी रस्म है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि ये नीम, पीपल और बरगद की पूजा करते हैं और होली व दीपावली को मुख्य त्योहार के रूप में पूजते हैं। मुख्य त्योहार के रूप में पूजते हैं, ठीक है ना। इस जनजाति में विवाह जो है वो नारियल की गिरियों का आदान प्रदान करने से हो जाता है। दूसरा, इसमें अंतर गोत्रीय विवाह एवं विधवा विवाह क्या माना जाता है? निषेध माना जाता है। तीसरी बात, चोरी को ये क्या मानते हैं मेरे दोस्तों? विद्या मानते हैं। और पांचवी बात, ये कुकड़ी रस्म जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इनके, कुकड़ी रस्म। ये कुकड़ी रस्म जो है, इस कुकड़ी रस्म में जो लड़का वाले जो हैं यानी कि पुरुष वाले जो हैं, वो पुरुष पक्ष के जो लोग हैं, वर पक्ष के जो लोग हैं, वो वर पक्ष के लोग जिस वधू से शादी करना चाहते हैं, जिस लड़की से शादी करना वाले होते हैं, उसकी परीक्षा लेते हैं, उसको जांचते हैं, उसको परखते हैं। और ध्यान रखना कि ये भगवान की पूजा नहीं करते मुन्नाओं, ये भगवान की पूजा नहीं करते, ये किसी करते हैं? नीम, पीपल, बरगद की पूजा करते हैं भगवान के रूप में। और इनका जो मुख्य त्योहार है, वो मुख्य त्योहार क्या है? होली और दीपावली। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, मैंने आपको बताया ये चोरी को विद्या मानते हैं, यानी यहां पर जो चोरी है ना, वो चोरी कानूनी अपराध है, जबकि ये लोग जो है चोरी को विद्या के रूप में मानते हैं। ये मानते हैं कि चोरी हमारे लिए क्या है? विद्या है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपकी एक जनजाति कंप्लीट होती है, सहरिया जनजाति, और दूसरी जनजाति जो है वो कौन सी है? सांसी जनजाति। ये दोनों जनजाति आपको भली भांति समझ में आई होगी। तो इसी प्रकार से आप बने रहें और हमारी वीडियो का सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। धन्यवाद।